हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरकेएम सर के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट मैराथन के बारे में। इस वीडियो से आप हिंदी पेडागोजी में पूछे जाने वाले सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो आपकी हिंदी पेडागोजी के साथ साथ दूसरे लैंग्वेज पेडागोजी में भी सहायक सिद्ध होगी। चाहे आप इंग्लिश रखते हो या संस्कृत रखते हो, आपको यही सेम कॉन्सेप्ट वहां पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं और सभी बातों को अच्छे से समझते हुए चलते हैं, तो यकीन मानिए आपको सीटेट एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपके एग्जाम में 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं और दोनों में से 15-15 सवाल पेडागोजी से पूछे जाते हैं। ये एकमात्र अकेला वीडियो आपको 30 से ज्यादा मार्क्स दिला सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम हिंदी शिक्षण शास्त्र मतलब हिंदी पेडागोजी की दुनिया में उतरने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो सोर्सेज है ना, उनमें भाषा सिखाने के तरीके हैं, जरूरी सिद्धांत हैं और एग्जाम के लिए जो खास तथ्य हैं वो भी हैं। तो आज का मिशन है इस सारी जानकारी को एक कहानी की तरह जोड़ना, ताकि ये सिर्फ रटने वाली चीजें न लगे, बल्कि भाषा सीखने और सीखने की पूरी यात्रा समझ में आए। बिल्कुल। और ये यात्रा समझना इसलिए अहम है क्योंकि भाषा मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे सोचने का एक ढांचा है। सही बात है। एक टीचर के लिए या भाषा में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी इंसान के लिए इन बारीकियों को जानना एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। हाँ। इससे पता चलता है कि कोई भाषा दिमाग में बसती कैसे है और उसे सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये जो भाषा है, ये बनती कैसे है? हमारे सोर्स बताते हैं कि इसकी जड़ बोली में होती है। बोली यानी डायलेक्ट, जो एक कह सकते हैं एक छोटे से इलाके में बोली जाती है। हाँ। इसकी खासियत ये है कि इसका कोई लिखा हुआ साहित्य या अपनी लिपि नहीं होती, ये बस हवा में तैरती है, लोगों की जुबान पर। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि हर बड़ी भाषा ने अपना सफर एक बोली के तौर पर ही शुरू किया था, है ना? बिल्कुल। जब किसी बोली का दायरा बढ़ता है, लोग उसे ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, उसमें कविताएं, कहानियां लिखी जाने लगती हैं, तब जाकर वो भाषा का रूप लेती है। अच्छा। और इसी पड़ाव पे उसका अपना व्याकरण, अपने नियम कानून भी बनने लगते हैं। और फिर इस सफर का अगला स्टेशन है मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जी। ये किसी भाषा का वो रूप है जिसे साफ सुथरा और व्यवस्थित मान लिया गया है। यही हमें किताबों में, सरकारी दफ्तरों में और अखबारों में दिखती है। इसको बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है। पहले किसी एक बोली को चुना जाता है, फिर उसके नियम तय किए जाते हैं और फिर उसे एक खास मकसद जैसे शिक्षा या प्रशासन के लिए लागू कर दिया जाता है। बिल्कुल। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो मानक भाषा एक गूंद की तरह है, जो एक बड़े समाज में औपचारिक बातचीत को जोड़कर रखती है, उसमें एकरूपता लाती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि भाषा बनती कैसे है, पर उसका स्वभाव कैसा है। यहाँ कुछ बातें बहुत हैरान करने वाली हैं। हाँ। जैसे भाषा कोई विरासत नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है, बल्कि ये एक अर्जित संपत्ति है जिसे हम अपने आसपास के माहौल से कमाते हैं या सीखते हैं। और ये कमाई कभी रुकती नहीं, क्योंकि भाषा लगातार परिवर्तनशील है। हाँ। ये एक बहती नदी की तरह है जिसमें हमेशा नए शब्द जुड़ते हैं और पुराने शब्द अपना रूप बदल लेते हैं। सोचिए, कुछ साल पहले सेल्फी या रील जैसे शब्द हमारी बातचीत का हिस्सा नहीं थे। सही बात है। ये अनुकरणीय भी है, मतलब हम इसे नकल करके सीखते हैं। हाँ। एक बच्चा अपने बड़ों को सुनकर ही तो बोलना सीखता है। पर सबसे कमाल की बात यह है कि भाषा यादृच्छिक या आर्बिट्ररी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब किताब शब्द का उस कागज और स्याही से बनी चीज से कोई सीधा तार्किक रिश्ता नहीं है। हम सब ने बस मिलकर मान लिया है कि इस चीज को किताब कहेंगे। ये इंसानी सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और इस पूरे सिस्टम को एक नियमबद्ध व्यवस्था यानी एक रूल गवर्न्ड सिस्टम चलाता है। हाँ। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है जो उसे बेतरतीब होने से बचाता है, और इन्हीं नियमों की वजह से हम नए नए वाक्य बना पाते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं। और जब इन नियमों और ध्वनियों को लिखने की जरूरत पड़ती है, तब आती है लिपि। लिपि, हाँ। देवनागरी हमारी हिंदी की लिपि है जो भाषा को स्थायित्व देती है और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया बनती है। अब भाषा के एक ऐसे रूप पर आते हैं जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज। जी। हमारे सोच साफ करते हैं कि ये कोई इशारों का अधूरा सिस्टम नहीं, बल्कि एक पूरी स्वाभाविक भाषा है। इसका अपना व्याकरण, अपने नियम है। हाँ, लेकिन इसमें एक आम गलतफहमी यह है कि ये पूरी दुनिया में एक जैसी होगी। ऐसा नहीं है। ये सार्वभौमिक नहीं है।
अच्छा। इंडियन साइन लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज से उतनी ही अलग है जितनी हिंदी अंग्रेजी से। ये भी किसी समाज की संस्कृति के साथ ही विकसित होती है। तो जब भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, बोली जाने वाली भी और सांकेतिक भी, तो देश को चलाने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो? यहीं पर संविधान की भूमिका आती है। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क समझना होगा। सोर्स के मुताबिक हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। ये अंतर बहुत सोच समझ कर रखा गया है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है पूरे राष्ट्र की भाषा, जिसे लागू करने से भाषाई विविधता को खतरा हो सकता था। अच्छा। राजभाषा का मतलब है राजकाज की भाषा, मतलब सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा। अनुच्छेद 343(1) कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पर कहानी में एक और मोड़ है। अनुच्छेद 343(2) अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा देता है, यानी कामकाज में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलेगी। बिल्कुल, ये भारत के बहुभाषी चरित्र का सम्मान है। और ये विविधता हमें संविधान की 8वीं अनुसूची में भी दिखती है, जिसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन भारत की कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। उन्हें एक खास दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का। हाँ, बिल्कुल। हमारे सोर्स बताते हैं कि इसका एक पैमाना है। भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। उसका साहित्य मौलिक होना चाहिए, किसी और भाषा से लिया हुआ नहीं। और वो अपने आज के रूप से अलग होनी चाहिए। हाँ, पहले ऐसी 6 भाषाएं थीं: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। और हाल ही में 2024 में इसमें एक बड़ा अपडेट आया है। अच्छा। 5 और भाषाओं को ये दर्जा दिया गया है। असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। तो अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। अरे वाह। सोर्स में इन्हें याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी दी है। हाँ। पुरानी 6 के लिए संस्कार उड़मत तेलमल, हाँ। और नई 5 के लिए अमरपाली प्राकृत बंगाली। ये तो मजेदार है ना? हाँ। पर सवाल ये उठता है कि इतनी सारी भाषाओं के बीच एक बच्चा स्कूल में कौन सी भाषा सीखेगा? इसी उलझन को सुलझाने के लिए त्रिभाषा सूत्र लाया गया था। जी, ये फॉर्मूला कोठारी आयोग यदि 1964-66 में उन्होंने सुझाया था। इसके मुताबिक हर बच्चे को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। पहली भाषा होगी मातृभाषा या उस इलाके की भाषा। ठीक है। दूसरी भाषा अगर हिंदी बोलने वाले राज्य हैं तो कोई और भारतीय भाषा या अंग्रेजी, और अगर गैर हिंदी राज्य हैं तो हिंदी। और तीसरी भाषा कोई भी आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा हो सकती है। तो इसका मकसद साफ था, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और बच्चों को बहुभाषी बनाना। बिल्कुल। अब अगर हम आज की नई शिक्षा नीति NEP 2020 को देखें तो वो भी इसी सोच को आगे बढ़ाती है। हाँ, वो भी यही कहती है। NEP कहती है कि कम से कम 5वीं क्लास तक और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। इसमें किसी भी भाषा को थोपने की बात नहीं है, बल्कि लचीलेपन पर जोर है। बिल्कुल। अब तक हमने भाषा के बाहरी ढांचे और नियमों की बात की। अब जरा दिमाग के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि भाषा सीखी कैसे जाती है। हाँ। पेडागोजी में इसके लिए 2 बहुत अहम शब्द हैं, भाषा अर्जन यानी एक्विजिशन और भाषा अधिगम यानी लर्निंग। भाषा अर्जन ये वो प्रक्रिया है जिससे हम अपनी पहली भाषा मतलब मातृभाषा सीखते हैं ना। हाँ। ये पूरी तरह से स्वाभाविक और अवचेतन में होती है। कोई हमें नियम नहीं सिखाता, हम बस अपने परिवार को सुनकर, माहौल में रहकर भाषा को सोख लेते हैं। ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ भाषा अधिगम एक सचेत और प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, जैसे स्कूल में अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा सीखना। ये एक औपचारिक माहौल में होती है जहां व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं, अभ्यास कराया जाता है। अर्जन दिमाग खुद करता है, अधिगम के लिए दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है। और चाहे अर्जन हो या अधिगम, किसी भी भाषा पर पकड़ बनाने के लिए 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। 4 बुनियादी कौशल: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी LSRW। इन्हें 2 तरीकों से बांटा जा सकता है। सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल हैं, मतलब रिसेप्टिव स्किल्स, क्योंकि इनमें हम जानकारी अंदर ले रहे होते हैं। और बोलना और लिखना
वो उत्पादक कौशल यानी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, क्योंकि इनमें हम अपने विचार या भाषा बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये चारों कौशल आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। इन्हें अलग अलग करके सिखाना भाषा सिखाने का सबसे गलत तरीका है। ये सब एक साथ चलते हैं। चलिए, इनमें से एक कौशल पढ़ने को थोड़ा और खोलते हैं। हमें लगता है पढ़ना तो बस पढ़ना होता है, पर ऐसा नहीं है। इसके भी कई प्रकार हैं। जी। जैसे सरसरी दृष्टि से पढ़ना, जिसे स्किमिंग कहते हैं। इसका मकसद बस पाठ का मोटा मोटा आइडिया लेना होता है, जैसे हम अखबार की सुर्खियां पढ़ते हैं। और दूसरा है बारीकी से पठन या स्कैनिंग। इसमें हम किसी खास जानकारी को खोज रहे होते हैं। जैसे किसी मेन्यू कार्ड में अपनी पसंदीदा डिश का नाम ढूंढना या ट्रेन टाइम टेबल में अपनी ट्रेन का वक्त खोजना। आप पूरा नहीं पढ़ते, बस अपनी जरूरत की चीज स्कैन करते हैं। फिर आता है क्लासरूम वाला पढ़ना, जिसे गहन पठन या इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। हाँ। यहाँ हर शब्द, हर वाक्य का मतलब, उसका व्याकरण, सब कुछ गहराई से समझा जाता है। और इसका उल्टा है विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव रीडिंग, जो सिर्फ मजे के लिए किया जाता है, जैसे कोई कहानी या नॉवल पढ़ना। बिल्कुल। तो ये तो हुई सीखने वाले की बात। अब आते हैं सिखाने वाले पर। भाषा सिखाने के दो मुख्य रास्ते या अप्रोच हैं। एक है ऊर्ध्वगामी यानी बॉटम अप। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। मतलब शुरुआत सबसे छोटी इकाई ध्वनि से होती है, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य और आखिर में पूरी कहानी। इसका पूरा फोकस डिकोडिंग पर होता है। और दूसरा रास्ता ठीक इसका उल्टा है, अधोगामी यानी टॉप डाउन। हाँ। इसमें हम बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। मान लीजिए पहले पूरी कहानी सुनाई, फिर उसके वाक्यों को समझा और आखिर में शब्दों और अक्षरों पर आए। सही है। यहाँ जोर मतलब समझने पर होता है, न कि सिर्फ अक्षर जोड़ने पर। और आज के समय में दोनों का मिलाजुला इस्तेमाल ही सबसे अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। इसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और गहराई से समझाने के लिए जिम कमिंस का एक मॉडल बहुत मशहूर है। उन्होंने भाषा कौशल की तुलना एक आइसबर्ग से की है। मतलब जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो है BICS, है ना, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। हाँ। ये हमारी रोजमर्रा की बोलचाल वाली भाषा है, जो दोस्तों से बात करने या खेल के मैदान में इस्तेमाल होती है। इसे सीखना आसान है। हाँ, इसमें करीब 2 साल तक लग सकते हैं। अच्छा। और जो विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा है वो है CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये अकादमिक भाषा है। बिल्कुल, जो किताबों, निबंधों और विज्ञान की क्लास में इस्तेमाल होती है। ये अमूर्त होती है और इसे सीखने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। तो मतलब क्लास में एक बच्चा है जो छुट्टियों की कहानियां बड़े मजे से सुना रहा है, ये बिक्स है। हाँ, और जैसे ही उसे वाष्पीकरण पर एक पैराग्राफ लिखने को कहा जाता है, वो अटक जाता है। वो CALP है। एक अच्छी टीचर के लिए इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। इसी फर्क को ध्यान में रखकर भाषा सिखाने की कई विधियां या तरीके बनाए गए हैं। जैसे एक है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। हाँ, जो उदाहरण से नियम की ओर जाती है। मतलब टीचर पहले कई सारे उदाहरण देगा, जैसे राम जाता है, सीता जाती है, और फिर बच्चे खुद ये नियम निकालेंगे कि लड़के के लिए जाता है और लड़की के लिए जाती है, लगता है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत कारगर है। और इसकी उल्टी है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, जो नियम से उदाहरण की ओर जाती है। इसमें टीचर पहले नियम बता देगा और फिर उसके उदाहरण देगा। ये बड़ी कक्षाओं के लिए ठीक है। एक और बहुत रोचक विधि है TPR, यानी समग्र शारीरिक प्रक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। हाँ, इसमें टीचर कुछ करने को कहता है और छात्र बिना बोले सिर्फ वो काम करते हैं। जैसे टीचर कहे स्टैंड अप और बच्चे खड़े हो जाएं। सही। इसका पूरा फोकस सुनने के कौशल को मजबूत करने पर होता है, बोलने पर कोई दबाव नहीं होता। बहुत सही। अब जब सिखा दिया तो ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने सीखा भी है या नहीं? यहीं पर आकलन और मूल्यांकन की भूमिका आती है, और ये 2 तरह के होते हैं। पहला है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसे अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। ये पढ़ाई के दौरान लगातार चलता रहता है। इसका मकसद बच्चे को ग्रेड या नंबर देना नहीं, बल्कि ये पता लगाना है कि उसे कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि उसे सुधारा जा सके। जैसे क्लास में सवाल पूछना या छोटा मोटा टेस्ट लेना। हाँ। दूसरा है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। इसे अधिगम का आकलन कहते हैं। हाँ। ये कोर्स या सत्र के अंत में होता है, जैसे फाइनल एग्जाम। इसका मकसद फैसला सुनाना होता है कि बच्चे ने कितना सीखा और उसे ग्रेड या अंक दिए जाते हैं। और इसी प्रक्रिया में 2 और जरूरी कदम हैं। पहले निदानात्मक परीक्षण,
डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है, वैसे ही ये टेस्ट सीखने में आ रही कठिनाइयों की वजह का पता लगाता है। और जब वजह पता चल जाए तब उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग किया जाता है। उस कमी को दूर करने के लिए खास तरीके से दोबारा पढ़ाया जाता है। अंत में कुछ और अवधारणाओं को समझना जरूरी है जो आज की क्लासरूम का सच है। जैसे बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। हाँ, इसे एक समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन, एक रिसोर्स मानना चाहिए। एक बच्चा जो एक से ज्यादा भाषाएं जानता है, उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है। और इसी बहुभाषिकता से दो चीजें निकलती हैं जो हम रोज करते हैं, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। जब हम बात करते करते एक भाषा में दूसरी भाषा का शब्द डाल देते हैं, जैसे मुझे थोड़ा वाटर चाहिए, तो ये कोड मिक्सिंग है। बिल्कुल। और जब हम बात करते करते पूरा का पूरा वाक्य ही दूसरी भाषा में बोलने लगते हैं, जैसे दैट मेक्स सेंस, अब आगे क्या करना है, हाँ, तो ये कोड स्विचिंग है। हाँ, और ये दोनों ही भाषा की कमी नहीं बल्कि एक बहुभाषी व्यक्ति की भाषाई कुशलता का प्रतीक है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली से शुरू किया और उसके संवैधानिक दर्जे, सीखने और सिखाने के तरीकों, दिमाग में उसके बसने की प्रक्रिया और उसे जांचने के पैमानों तक का सफर तय किया। जी, ये साफ है कि भाषा कोई निर्जीव विषय नहीं है। बिल्कुल। इस चर्चा का सार यही है कि भाषा सिखाना सिर्फ व्याकरण के नियम रटाना नहीं है। ये एक बच्चे के दिमाग, उसके सामाजिक संदर्भ और उसकी जरूरतों को समझते हुए उसे अर्थ बनाने में मदद करना है। ये उसे बाइक्स की दुनिया से निकालकर कैल्प की दुनिया में आत्मविश्वास के साथ खड़ा करना है। इस बातचीत के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि भाषा परिवर्तनशील है और तकनीक हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है। हाँ, ये बात तो है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डिजिटल कम्युनिकेशन भाषा के अर्जन और अधिगम की उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को भविष्य में कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी चर्चा हमने आज की।